दो शब्द कहूंगा इसके, ये जो आपने वन पंचायत की बात कही उस, क्योंकि जस्ट रेलेवेंट पॉइंट है इसलिए। जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। जब वन पंचायतें हमारे ये पहाड़ के प्रोग्रेस में बहुत बड़ा रोल कर सकती थी, लेकिन जब क्योंकि ये जब गांव कमजोर हुए, जो वन पंचायतों की रेलिवेंस गांवों से थी, जब हमारे किसान जंगलों से अपनी जरूरतें पूरी करते थे, तब वो उसके प्रति सचेत रहते थे, उसको वहां से अपने उपज जो भी उनके जानवरों के लिए अपने उपयोग के लिए चीजें आती थी, उसमें उनका इंटरेस्ट था। और इसीलिए तब आग की घटनाएं बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल होती थी, क्योंकि किसान जुड़ा हुआ था गांव से, जंगल से। जंगल का जलना मतलब उसकी संपत्ति का जलना। आज किसान नहीं परवाह करता, जले तो जले। जो हमारी फॉरेस्ट नीति, वही मैंने कहा, जो कहीं पता नहीं कहाँ बैठ के पहाड़ के लिए नीतियां बन जाती हैं, उन्होंने सत्यानाश किया। वन पंचायत का भी नाश और गांव के पलायन वगैरह सब उदाहरण है। धन्यवाद रावत जी। मेरा सर हाँ, मेरा नाम संदीप गुसाई है। मैं सर जरदारी जी से एक सवाल रहेगा सीधा, और एक सर आपसे रहेगा बीरभान जी। क्या हमारा जो लक्ष्य है वो हिमाचल है? क्या हम अपना आदर्श हिमाचल को मानते हैं? पहला। दूसरा, जब मैं हिमाचल गया तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि उत्तराखंड हमसे अच्छा है। वो मैं सवाल में ही इंक्लूड कर दूंगा कि हमको फ्रूट, जो स्टोन फ्रूट हैं वो भी बढ़ाने हैं, और जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप है वो भी हम कैसे बचाएं, कि दोनों को लेके हम आगे बढ़ें। इसमें कैसे हो सकता है? क्योंकि हिमाचल के लोग आज उत्तराखंड आते हैं चावल खरीदने, दालें खरीदने, तो जब बाजार हावी होगा तो हम कहाँ जाएंगे खरीदने के लिए इन चीज़ों को, जो हमारे पहाड़ के उत्पाद हैं? तो ये सर जरदारी जी और आप दोनों से सवाल है। जी धन्यवाद गुसाई जी। धन्यवाद संदीप जी। अब सवाल का जवाब मैं क्या दूं, लेकिन सच बात है कि हमने उत्तराखंड बनाया है, तो हमको अपने उत्तराखंड की पहचान भी बनानी चाहिए थी। हम हर चीज में कहते हैं कि हिमाचल हिमाचल माना ना, तो हिमाचल की जो असली नकल हमें करनी चाहिए थी वो परमार जी की करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने जो है अपने हिसाब का काम किया। हम लोगों को अपने उत्तराखंड को उत्तराखंड के हिसाब से करना चाहिए था, लेकिन अपनी धरती अपनी पहाड़ से प्यार करना चाहिए था, वो जो हमने नहीं किया। दूसरे में आपने बोला हिमाचल में सिर्फ सेब 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 की बात होती है। आपने उनका नाम सुना होगा, नेकराम शर्मा हिमाचल के, जिन्हें पद्म श्री भी मिला पिछली बार। तो करीब 7-8 साल पहले वो हमारे पास आए थे, मेरे घर में भी रहे, घर में भी आए, और उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये मिलेट मिलेट ये सारा खत्म हो गया है, हमें बीज चाहिए। तो ले गए, वो झंगोरा भी ले गए, मंडवा भी ले गए, चीना भी ले गए। उन्होंने उगाया वहां पर और वो सफल रहे। उन्होंने प्रयास किया, फिर उन्होंने कहा वहां मशीन नहीं मिल रही है, फिर मशीन भी किसी के से हम लोगों से ने उनको दिलाई वहां से। तो ये तो बात है। दूसरे में आप बरोला क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ खेत लोग, हिमाचल के लोग खेत किराए को ले लेते हैं कि ये खेत हमारा है, जो आप पैदा करेंगे हम ले जाएंगे। बहुत से खेत अगर आप सर्वे करेंगे तो कुंटलों में, कई टनों में चावल वहां जा रहा है। तो आप अपनी ये पहचान भी तो बना सकते थे, लेकिन हम वो भी नहीं बना पा रहे। तो यही है संदीप जी, मेरा कहने का मतलब हमें उत्तराखंड की पहचान उत्तराखंड के हिसाब से बनानी चाहिए। यह आपके सवाल का जवाब मैं दे पाया नहीं दे पाया पता नहीं, लेकिन सच बात यह है कि उत्तराखंड को उत्तराखंड होना चाहिए। कभी हम दक्षिण की नकल की बात करते हैं, कभी कहीं की करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। संजीव जी, जो आपने बात बोली है ना, हिमाचल का पैटर्न हम यहाँ कॉपी करेंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं, हिमाचल के भी मैक्सिमम लोग अब उत्तराखंड में आने लगे हैं, जमीनें ढूंढ रहे हैं। तो बात अलग है, उनको जमीनें नहीं मिल रही है। उत्तराखंड में कुछ अलग से फायदे हैं। पहली बात, हमारा जो क्लाइमेट है हिमाचल से 15 दिन अर्ली है। जब हम लोगों ने टमाटर में काम किया तो हमने हिमाचल को फेल कर दिया। हम कोई भी चीज उत्पादन करेंगे तो हम उसको 15 दिन अर्ली मार्केट में लॉन्च करेंगे। अगर 15 दिन हम मार्केट में पहले लाते हैं तो हमको उसके अच्छे दाम मिलेंगे।
हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर जोशीमठ से 2 बजे दिन को कोई ट्रक चलेगा तो रात को दिल्ली पहुंचता है। हिमाचल में 2-2 दिन लगते हैं ट्रक को दिल्ली में पहुंचने में। तो जितना फ्रेश फ्रूट मंडी में पहुंचेगा तो उतने अच्छे इसके दाम मिलेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सॉइल की कमी नहीं है, ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्लाइमेट की कमी नहीं है। थोड़ा कमी इस बात की है कि गवर्नमेंट का थोड़ा फोकस होना चाहिए। यहाँ काम करने वाले बहुत है। साथ में हमको हिमाचल में एक दिक्कत और आ गई है कि वहाँ सैचुरेशन हो गया है कि वहाँ बगीचे के बीच में लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। अब वो स्टोन की तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि जगह ही नहीं है। तो उस चीज़ को हम लोग अगर यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं उसका फायदा हम लोग यहाँ ले सकते हैं। हमारे पास जगह भी बहुत है और हमारे पास मुझे लगता है मैंने जो वहाँ से यहाँ कम कंपेयर किया है कि जितना एजुकेशन लेवल हमारे उत्तराखंड के लोगों का है इतना अच्छा लेवल वहाँ मैंने देखा है। क्योंकि मेरे साथ के मैंने भी 8 तक वहाँ पढ़ा हुआ है, मेरे साथ के जितने भी लड़के थे उन्होंने हाई स्कूल पास नहीं कर पाया। तो क्योंकि उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनको ये था कि चलो बगीचे का काम चल रहा है, कुछ दिन में बगीचे वो कर देंगे। तो किसी ने हाई स्कूल इंटर तो आपको गिने चुने लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर संभावना भी ज़्यादा है और आज की डेट में नई जो पीढ़ियाँ हैं काम भी बढ़िया कर रही है। हम तो अपने संगठन के माध्यम से देख रहे हैं कि कई लोग बहुत बढ़िया यहाँ पर काम कर रहे हैं। जड़ी बूटियों में यहाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है और सेब वगैरह के पीछे भी लोगों ने लगाए हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें लोग डिस्टर्ब हो गए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। पर आप को हम आश्वासन देते हैं कि यहाँ आपको हिमाचल को कॉपी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ उससे बढ़िया आपको कुछ समय बाद व्यवस्थाएं मिलेगी। क्योंकि अभी मैं यमुना वैली गया, वहाँ तुमड़ी आलू होता था। हाँ, तुमने आलू होता था। नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है क्योंकि उन खेतों में अब वो बड़ा आलू हो रहे हैं क्योंकि हमें मार्केट में दाम बड़ा मिलता है। ये अर्ली हो जाता है 3 महीने, तुमड़ी आलू ज्यादा लेट होता है, उसका दाम भी ज्यादा नहीं मिलता। तो वो बाजार जो है ना वो कहीं हमको हिमाचल न बना दे, मेरा ये तर्क है। मतलब मेरा सवाल अब वो तो देखो हम हर आदमी चाहता है मेरे को अच्छा पैसा मिले। बस तुमड़ी आलू दुनिया कम से कम हिंदुस्तान का पहला आलू है, सबसे अच्छे आलू में। अगर उसका टेस्ट वगैरह आप देखेंगे, पकने में एक छिलके से आप पूरा आलू छिल सकते हैं। एक तरफ से शुरू करिए, लंबा छिलका आपको ये मिल जाएगा। और उत्पादन भी हम लोगों ने, हमारे कुछ किसान हैं, उन्होंने 28 गुना लिया है अभी भी 3 साल पहले। और कम से कम 15-12 गुना तो थोड़ा लगाया मैंने। इस साल तो सारा सुअर ही खा गया, लेकिन एक खेत में जो मैं लगाता हूँ 15 गुना से कम तो होता ही नहीं है। सच बता रहा हूँ मैंने अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं संदीप भाई, इसमें मेरा वो जवाब ये रहेगा कि कहीं ना कहीं अब से ये समय आ गया कि जो डॉक्टर तेजपाल जी ने जब पिछली बार यहाँ पे डिस्कशन होता उन्होंने कहा कि व्यवहारिक से व्यापारिक की ओर थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, हमको समन्वय बैठाना पड़ेगा। जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रही है उसको मैं फिर बता रहा कि 70 साल पहले जब मेरे दादा ढाकरजान से तो 2 चीज़ों पे जाते थे, मतलब वो भी बाटर होता था, ये अपना नमक और चीनी पे, गुड़ पे। अब हमारा जूता से सिंदूर तक या तेल तक बाहर से आ रहा है। सब्सिस्टेंस को हमको ध्यान में रखते 12 अनाज या जो हमारे लोकल वेजिटेबल को ध्यान में रखते हुए हमें ये कॉमर्शियल क्रॉप में जाना पड़ेगा। हमारे लोग बाहर जा रहे बंजर रोड खेती, और हमें फिर इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सेब, अब देखो हमें हिमाचल से मुझे लगता है कि उनका मॉडल से ज़्यादा हमें सीखना पड़ेगा कि उन्होंने इकोनॉमी तो बना दी बट केमिकल इंडस्ट्री खड़ी कर दी। हम सिट्रस की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नेचुरली हो रहा है। हम स्टोन की बातें क्यों करें? क्योंकि नेचुरली होगा। हम हर्बल की बातें क्यों करें? वो नेचुरली होगा, ऑर्गेनिक होगा। हम 12 अनाज की बातें करें तो लगभग हमें उनसे सीख लेना चाहिए और अपने जो 12 अनाजों को बचाते हुए, क्योंकि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे कि बाहर अच्छा मिल जाएगा पैकेज, तो ये दोनों का मिश्रण हमें करके जाना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समय को देखते हुए मैं चाहूंगा कि हम 2 सवाल यहाँ लेते और बाकी चर्चा को हम चाय पर आगे बढ़ाएं, क्योंकि नहीं तो आप लोग शिकायत करेंगे कि ठंडी चाय पिलाई। मैं विनोद भट्ट, असल में थोड़ा मैं पीड़ा रखना चाहूँगा कि मैं जिस गांव से आता हूँ कभी खेती होती थी, आज भजन होते हैं। तो वो जो हमारे यहाँ जो रहे हैं वो शाम को हर मंगलवार को उसमें भजन करते हैं। तो वो जो युवा वहाँ से पलायन करते हैं, वो तो हमेशा ही किया है, लेकिन अब वो मुझे
पवन जी से अच्छा लगा कि युवा वापस आ रहे हैं, तो एक ये आशा की किरण दिखाई दे रही है। तो अब भजन तो होने चाहिए, पर उसके साथ खेती भी बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि उनको कैसे हम रोक सकते हैं, क्योंकि पहाड़ में अगर आप जाएं तो अब वो जमीनें तो काफी जगह तो बिकी गई हैं जमीनें, वहां पे पहाड़ का आदमी तो है ही नहीं। वो अब जैसे आप कुमाऊं साइड में जाएंगे तो वो बोलेंगे भेड़ी। तो इस तरह से हो गया। अब आप कहीं भी चले जाइए जहाँ पे जमीनें थी वो सब बिक रही हैं। तो क्या हमारे युवा अगर इस, क्योंकि उनको वापस अगर नहीं आएंगे तो ये सब चीजें ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये हम जब हम बच्चे थे तो मुझे मालूम है कि मेरे घर में कुछ भी चीज बाहर से नहीं आती थी। मेरे यहाँ पे केवल चीनी और गुड़ और नमक, इसके अलावा कुछ बाहर से नहीं आता था। तो वो जो हमारा स्वावलंबी जो हमारा गांव था, वो अब परालंबी हो गया पूरी तरह से, जो है वो पराश्रित हो गया। अब कोई भी चीज, जैसे आपने कहा कि वो उसमें, तो एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था कि ठीक है ये तो, लेकिन जो ये उपलब्ध कैसे होंगे? आपने ठीक है प्रोडक्ट तो दिखा दिए, लेकिन ये आम आदमी को अगर आप कोई खरीदना चाहता है उसको कैसे उपलब्ध करेंगे, इसके बारे में मैं जानकारी चाह रहा था। धन्यवाद। सर मैं सर तो ये बता देंगे कि कैसे उपलब्ध होगा, पर मैं तीन चीजें कि युवा कैसे अटकेगा यहाँ पे, रुकेगा सॉरी। पहली चीज कि जो नई जनरेशन है, जो बच्चे स्कूल में कर रहे हैं, उनके लिए हमने बीज लाओ अभियान जो चल रहा है, एक साल में 5-5 10-10 भी पेड़ लगाएगा। 6वीं क्लास का बच्चा 5वीं तक हम ये मान के चले उसको होश नहीं लगेगा, 10-10 पेड़ भी लगाए तो 60 पेड़ है, 1,000 भी देगा या 2-2 हज़ार भी देगा। आपको पता है एप्रिकॉट की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, आई थिंक 10 से 20 हज़ार एक पेड़ कमा सकता है। मैं तो 2,000 की बात कर रहा हूँ। 60 पेड़ अगर होते तो 1,20,000, मतलब हम उसको एंटरप्रेन्योर की बात करें ना, हम उद्यमिता की बात करें। हम ये बात ना करके 12th के बाद वो बर्तन छाने जाएगा, हम 6 से उस पर काम करने लगे। तो एजुकेशन पॉलिसी में हमें इस पर काम करने पड़ेगा। ये हमें फ्यूचर जनरेशन की बात है। करंट जनरेशन सर सच बताए सबको सिक्योरिटी और शिक्षा हमारी ऐसी है कि जो कमजोर कर रही है। मैं भी डिप्रेशन में गया हूँ, तो मैं डिप्रेशन सीखा हूँ, मैंने बीटेक से नहीं सीखा है, मैंने डिप्रेशन सीखा है। मजबूत देखो, जब तक हमारी चेतना नहीं जागेगी ना, अब जैसे 2 मॉडल हो सकते हैं युवाओं के लिए। एक मॉडल ये है कि एक राजेश बिस्ट करके अभी लुधियाना में, और एक हमारे गांव के बगल में रविंदर है, अकाउंटेंट है वो, उन्होंने क्या किया है, कीवी के बगीचे लगाए हैं, 2 कीवी के बगीचे। गवर्नमेंट ने अभी 80% सब्सिडी दी है, या किसी ने खुद से भी स्टार्ट किया। जैसे एक और युवा है एक के, उन्होंने 150 खुमानी के पेड़ लगाए। अब होगा क्या कि जो बंजर पड़े खेत है, आपकी मान लो 80,000 तनख्वाह है, 50, तो शुरुआत में सच बताओ तो जो 20-30 हज़ार वाले युवा है उनको आप कुछ नहीं कह सकते कि आप क्यों बाहर नहीं जा रहे, आप उनको जाना पड़ेगा। पर जो वेल एस्टेब्लिश है, जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं और उनको कनेक्ट है, तो उनको ये दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है कि गवर्नमेंट की स्कीम आप ले लो, आप उस बगीचे को तैयार करो और 10,000 का एक बंदा वहां पे रख लो। गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है इस बार। तो ये मॉडल हो सकते हैं कि युवा दिल्ली में बैठे और यहाँ पे बगीचा लगे और 10,000 की एक इकोनॉमी डेवलप हो, और धीरे धीरे उसमें हर्बल की भी करें, जो कि मेरे सामने हम बता देंगे कि कैसे हो रहा है। तीसरा है कि अगर मान लो जैसे मैं ही हूँ, मैं सच बताऊँ तो अभी मैं लोन में हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती तो मैं बहुत लोगों को खड़ा कर देता अभी तक। उसमें क्या करना पड़ेगा हमें कि जो सेकेंडरी प्रोड्यूस पे हमें काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी एक युवती और युवा आए थे, कपल आए थे मेरे बगीचे में, और वो अभी किसी कंपनी में काम कर रहे। तो उन्होंने कहा कि पवन, मेरे भी हिमालयन वाइल्ड करके एक स्टार्टअप है, तो ऐसे मेरे प्रोडक्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि पवन हमको दे दो, हम बेच लेंगे उधर चंडीगढ़ में, और 2-3 साल में हम शिफ्ट होने वाले पौड़ी। तो मैंने कहा कि अगर मैं दूंगा आपको तो आपको 20% भी प्रॉफिट मिलेगा, मार्जिन मिलेगा। आप ये काम करिए कि मेरे से रॉ लीजिए, आज आप रॉ ले लीजिए मेरे से, और उसकी ब्रांडिंग करके अपने नाम से आप स्टार्टअप करो। अगले 1-2 साल में आपको लूप होल पता चल जाएंगे और आप एक मार्केट बना चुके होंगे। और जैसे ही आपने मार्केट बना दे तो रॉ तो हो जाएगा खड़ा, हमें सेकेंडरी चाहिए, और वो युवा जो पढ़े लिखे युवा है उनको इसमें आना पड़े। ये सॉल्यूशन है। थैंक यू। आप जो अवेलेबिलिटी की बात करना चाह रहे थे, रॉ या ना फ्रूट की बात करना चाह रहे हैं कि प्रोसेस प्रोडक्ट की बात करना चाह रहे हैं? फ्रूट का तो देखो टाइमली आते हैं ये फ्रूट वगैरह, जैसे आज पल्लम आजकल चला हुआ है, खुमानी ये तो मंडी में तो बाजार में मिलेंगे ये तो अब आज तो स्टॉल लगा हुआ है नहीं,
इसमें आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। साथ में मैं बताऊँ कि क्या है ना, अगर कोई किसी का कोई वॉल्यूम निकलता है तो उतना वहाँ भेजा जा सकता है। आपको ये पता चला 1 किलो या 1.5-2 किलो कहीं पर कंज्यूम हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग फार्म वो नहीं कर सकते ना। कहीं जैसे माल्टे के लिए आप लोगों ने किया था। हाँ हाँ हाँ, नहीं थैंक यू। एक आखिरी प्रश्न और फिर हम चर्चा को चाय पर करते हैं। चाय ठंडी हो रही है। आपका एक हाथ। हेलो हेलो। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर तेजपाल सिंह बिष्ट, वर्तमान समय में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में बागवानी में सहायक प्राध्यापक हूँ। मेरा प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा सजेशन है, क्योंकि कई चीज़ों के प्रश्न आए, उन पे चिंतन मंथन भी हुआ। बट मुझे लगता है कि आज की डेट में हमें सीजनल इनकम या एनुअल इनकम से काम नहीं चलेगा। काश्तकार को अगर डेली इनकम हो तो तब जाके काश्तकार का कुछ हो सकता है, और हमें उस डेली इनकम की डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा आज से ही और अभी से ही। अगर सपोज मैं एप्पल की बागवानी करूं तो उसमें सिर्फ 3 या 4 महीने का फ्रूटिंग पीरियड रहता है, मतलब साल में एक बार आपको इनकम। या स्टोन फ्रूट की बागवानी करूं तो साल में आपको एक बार इनकम, या किसी और चीज की बागवानी करूं तो उसमें आपको साल में एक बार इनकम। बट क्या बुरा है अगर हमें डेली इनकम हो जाए? और वो डेली इनकम हमें आएगी कहाँ से? तो उसके लिए जो बार बार मैं हर मंच से कहता हूं और आज भी कहूंगा कि हमें एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा। और वो मॉडल कैसा होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा प्रदेश है बागवानी के क्षेत्र में लगातार मतलब अच्छा कार्य कर रहा है। तो मेरा जो अपना मानना है, हॉर्टिकल्चर सेंट्रिक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होना चाहिए। बागवानी केंद्रित क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि बागवानी पे हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए, और उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड मतलब जो और अन्य इंटरप्राइजेज है, चाहे वो आपका डेयरी हो, चाहे वो आपका मशरूम कल्टीवेशन हो, चाहे वो आपका फिशरीज हो, चाहे वो आपका गोट्री हो या पोल्ट्री हो या आपका बी कीपिंग हो, और ये सारे के सारे इंटरप्राइजेस एक दूसरे के लिए क्या है, पूरक का काम करते हैं, मतलब एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमें इस मॉडल पे, क्योंकि डेयरी एक ऐसा व्यवसाय है जिससे आपको डेली इनकम हो सकती है, दूध आपका डेली निकलेगा। पोल्ट्री एक ऐसा व्यवसाय है जिससे आपको डेली इनकम होगी। तो हमें सीजनल या एनुअल इनकम के बजाय हमें डेली इनकम की तरफ फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, भाई साहब ने बोला कि क्या हम हिमाचल, तो उस बात पे मैं आ गया। देखो, दो चीजें हमारे समझनी पड़ेंगी कि लैंड इज ए लिमिटिंग फैक्टर एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब जो हमारी जोत है वो सीमित है। आप इस चीज को बड़ी गहराई से समझिएगा, जो हमारी जोत है वो सीमित है, वो बढ़ नहीं सकती, घट जरूर जाएगी, जैसी बंटवारा होता जाएगा घटती चली जाएगी। और जो हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो हमारी है, वो घट नहीं सकती, वो भी आपका हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम पे उस बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या उस लिमिटेड जोत से हम पूरा कर पाएंगे उनकी डिमांड। इसीलिए हमें आज से ही और अभी से ही कुछ नए मॉडल की तरफ सोचना पड़ेगा, और वो मॉडल जो उत्तराखंड के मतलब कॉन्टेक्स्ट में है वो आपका हॉर्टिकल्चर सेंट्रिक इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल है। अब थोड़ा सा जो क्या है आपको, क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड है वो आपका तराई से लेकर और उच्च हिमालय तक है, तो एल्टीट्यूड के हिसाब से ऐसा नहीं है कि देहरादून का मॉडल आपका चमोली उत्तरकाशी में काम कर जाएगा या चमोली का मॉडल हमारा देहरादून में काम कर जाएगा। हमें लोकेशन के हिसाब से मॉडल बनाने पड़ेंगे कि उस पर्टिकुलर लोकेशन में, उस पर्टिकुलर जलवायु में कौन सी क्रॉप हमारी ज्यादा सूट करेगी, उसके हिसाब से हमें मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मेरा यही बेसिकली यही सुझाव था, क्योंकि आज सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मेरे को आज रियली में बैठ के सुन के ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कई लोगों ने अपने विचार रखे और जो उनके विचार थे वो काफी जेन्युइन थे। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि हिमाचल और उत्तराखंड में कहाँ अंतर आ जाता है, वहां का वैज्ञानिक किसान की तरह सोचता है और उनका किसान वैज्ञानिक की तरह सोचता है। हमारे यहाँ उल्टा है, क्योंकि भाई जब तक हम ग्राउंड लेवल पे जाके किसान की जो समस्या है, मूल समस्या है, उसको नहीं समझेंगे तब तक हम आगे उस पर रिसर्च कैसे कर सकते हैं। अब मैं हवा में रिसर्च करने लग जाऊं या उन मुद्दों पे रिसर्च करने लग जाऊं जिनका फील्ड में आके कोई लेना देना नहीं है, तो उस रिसर्च का कोई फायदा नहीं है। हमें रिसर्च जो किसान की मूल समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा, और किसान को थोड़ा सा वैज्ञानिक सोच लानी पड़ेगी कि उसको अब वो पारंपरिक समय गया, आपको थोड़ा सा मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है
जैसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग का है, संरक्षित खेती का है या इंटीग्रेटेड सिस्टम का है, उसको अपनाना पड़ेगा। तब जाके हम क्या है डेली इनकम पा पाएंगे। और जिस दिन हम इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर हमारा काश्तकार क्या है बहुत सक्षम हो जाएगा। और मैं आज इस मंच से हमारे बीच जरदारी जी भी है, ठीक है, उनसे कई बार हमारी इन चीजों पे चर्चा होती रहती है। और मुझे पता नहीं आज जरदारी जी ने ये बोला है नहीं बोला, पर वो एक बात हमेशा बोलते हैं कि हमारी मिट्टी को नशाखोर बना दिया गया है। और वो बात सही है कि ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो हाई यील्डिंग मतलब ज्यादा उत्पादन पैदा करने वाली चीजों की तरफ फोकस हुआ कि आपका ज्यादा उत्पादन देने वाली प्रजातियां या केमिकल्स या फर्टिलाइजर या उन चीजों पर फोकस हुआ, तो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट, क्योंकि जितनी भी वैरायटी बनती है उसके हिसाब से उसकी रिकमेंडेड डोज पहले साथ में लिखी जाती है कि भाई इतनी रिकमेंडेड डोज पे आपको। और हम लोग खेती तो करना चाह रहे हैं, बागवानी तो करना चाह रहे हैं, पर पशुधन किसी के पास नहीं है। तो एक चीज जरूर ध्यान रखना, मैं इंटीग्रेटेड मॉडल की तरफ इसीलिए कह रहा हूं ताकि पशुधन भी आपका मतलब मेंटेन रहे। और बिना पशुधन के आपकी खेती एक प्रकार से जहर वाली खेती है। तो एक बार पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।